हेलो दोस्तों, एट्थ पेपर पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके प्रश्नों का कठिनाई लेवल जानेंगे, किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और किस किस टॉपिक से जरूर से ही प्रश्न आते रहे हैं, उन सबको मेंशन करते हुए ये मॉडल पेपर वीडियो आपके लिए डिजाइन किया गया है, जिसको जरूर से देखिएगा पूरा। और वीडियो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली बात दोस्तों, आपका जो टाइम मिलेगा इसमें 3 घंटे का बड़ा पेपर रहेगा और प्रश्न आपके टोटल 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 60 नंबर का पेपर रहेगा और मिनिमम प्राप्तांक आपको 24 नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए, जो कि अपनी मैराथन क्लास से इजीली आपके आ जाने वाले हैं। मैराथन क्लास का वीडियो आप चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। इसके बाद में फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बालक की सोच को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सांस्कृतिक जो पर्यावरण है अपना वो प्रभावित करता है, घर परिवार और समुदाय प्रभावित करता है, और व्यवसाय निर्धारित करता है। उपरोक्त सभी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सभी जो कारक हैं इसमें ऑप्शन में दिए गए वो बालक की सोच को निर्धारित करते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है, जैविक पर्यावरण के भाग कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर आपको डालना है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे जो जिंदा हैं वो क्या है, जैविक पर्यावरण के उदाहरण हैं, भाग हैं। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आगे देखिए, पर्यावरण मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ। तो सही उत्तर डालना है 24 जुलाई 2010 को पर्यावरण मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 3 प्रश्न ऑप्शन वाले आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, अरुणाचल प्रदेश के वन राजस्थान के वनों की अपेक्षा घने क्यों होते हैं। ऐसा भी प्रश्न कई बार आया है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में आपसे पूछा जाएगा और दूसरी जगह के बारे में पूछा जाएगा। अब आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में जिनको नहीं पता है, पर आप प्रश्न को जब पूरा पढ़ेंगे तो राजस्थान के वनों की अपेक्षा घने हैं, तो राजस्थान से आप क्या लेंगे कि रेगिस्तानी एरिया थोड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पर वन कम है। तुलना अरुणाचल प्रदेश से करवा रहा है तो राजस्थान से ज़्यादा ही होंगे। तो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में राजस्थान की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश के वन अधिक घने हैं। तो ये सिंपल सी बात हो जाती है। आप जब प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे तो उत्तर उसी में से मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। राजस्थान में वर्षा कम होती है इसलिए कम है, और अरुणाचल प्रदेश में वर्षा ज़्यादा होती है तो वन वहाँ के घने ज़्यादा हैं। इसके बाद में बात करते हैं पाँचवा प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के भोजन के स्रोत क्या क्या हैं और वे एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं वो भोजन स्रोत उनका भिन्न भिन्न होते हुए भी पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद शाकाहारी जीवों का भोजन बनता है। सर्वाहारी भी इस भोजन का उपयोग करते हैं। मांसाहारी जीवों जैसे शेर का भोजन शाकाहारी जीव होते हैं। तो ये सिंपल सी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में छठा प्रश्न देखिए, अशुद्ध जल से होने वाले कुछ बीमारियों के नाम। ऐसा प्रश्न ज़्यादा बार पूछा जाता है तो कुछ बीमारियों के नाम आप ध्यान रखिएगा अशुद्ध जल से लेकर के, या अगर आपके पास में सीरीज है तो इस टाइप के कुछ 2-4 प्रश्न और हैं जो बीमारियों से रिलेटेड हैं, तो वो जरूर से ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए, अशुद्ध जल से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो उल्टी, दस्त, पेट दर्द, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस, ये कुछ बीमारियां हो सकती है अशुद्ध जल पीने से। इसके बाद में कोलाज बनाना क्या होता है। कोलाज बनाने में देखिए, प्रत्यक्ष वस्तुओं को चित्र धरातल पर चिपका करके बनाई गई कलाकृति कोलाज कहलाती है। कोलाज में लकड़ी की कतरन, टिन के टुकड़े, रस्सी, सूतली, पिन, ट्यूब आदि वस्तुओं को प्रयुक्त किया जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप में आप लीजिएगा। कोलाज किसे कहते हैं, जो वास्तविक वस्तुएं हैं उनको चिपका करके कोई चित्र धरातल पर बना देना, प्रत्यक्ष वस्तुओं का ध्यान रखना है। इसके बाद में आठवां प्रश्न देखिए, प्राकृतिक व कृत्रिम जो रंग हैं इनमें अंतर देते हुए आपको दो दो उदाहरण भी बताने हैं। प्राकृतिक रंग का मतलब है कि प्रकृति से प्राप्त रंग हैं वो, तो इससे क्या रहेगा यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर कृत्रिम रंग आता है जो प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं या फिर कुछ केमिकल में काट झाट करके फिर बनाए हुए होते हैं, जिनसे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका उदाहरण आपको क्या डालना है, इसमें उत्तर क्या लिखना है कि प्राकृतिक रंगों को विभिन्न पेड़ पौधों से तैयार किया जाता है, पेड़ पौधों से तैयार करेंगे प्राकृतिक रंग को, और स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत कृत्रिम जो रंग हैं इनके विभिन्न रसायनों से तैयार होते हैं, विभिन्न रसायनों से ये तैयार होंगे और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी इसका पड़ेगा। और अब बात करते हैं उदाहरणों को लेकर के। तो प्राकृतिक रंग के उदाहरण सबसे पहले देखिए कि पलाश के फूल, अनार की छाल, केसर, हल्दी आदि क्या हैं, प्राकृतिक रंगों के उदाहरण हैं। कृत्रिम रंग के उदाहरण देखिए, निर्देशक रंग, बुनियादी रंग, अम्ल का रंग, गंधक का रंग, नेथाल कैल्शियम रंग आदि ये क्या हैं, कृत्रिम रंग हैं। इसी प्रकार का एक और प्रश्न आपके आता है कि भवन के चित्र और नक्शे में क्या अंतर होता है। भवन का चित्र, किसी भवन का चित्र, सबसे पहले बात आती है चित्र को लेकर के कि किसी भवन का जो चित्र है, और उसके बाद में नक्शे के बारे में बात आती है कि चित्र में और नक्शे में क्या फ़र्क होता है। तो चित्र के द्वारा किसी भी स्थिति को किसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिस रूप में वह दिखता है उसी रूप में, जबकि नक्शा विभिन्न जगहों का अमूर्त निरूपण रहता है। दूसरा बिंदु है कि चित्र बनाने में नज़रिया महत्वपूर्ण रहता है और नक्शे में पैमाने का चुनाव महत्वपूर्ण रहता है। तो ये दो आपको अंतर ध्यान रखना है इनके बारे में, चित्र और नक्शे के बारे में।
इसके बाद में 10वां प्रश्न आता है, संरक्षित क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्य आपको बताने हैं। संरक्षित क्षेत्र का मतलब आपको ये लिखना है कि थोड़ा सा संधि विच्छेद करिए कि संरक्षित, रक्षित का मतलब है रक्षा करी गई है, वो संरक्षित पूरी तरह से रक्षित जो एरिया है उसको आधार पर आपको लिखना है। अपने शब्दों में देखिए कैसे लिखेंगे आप कि वे क्षेत्र जो सरकार ने वन्य जीव प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ा है, जहाँ पर आप भी लकड़ी वगैरह कुछ नहीं काट सकते हैं, कुछ भी वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और उसके संबद्ध पारिस्थितिकी जो प्रक्रियाएं हैं, प्रजातियां हैं, इनको बचाए रखना इसका उद्देश्य है। इनमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया जाता है, लेकिन स्थानीय समुदायों को इन संरक्षित क्षेत्रों में रहने व अपनी पारंपरिक जो गतिविधियां हैं इनको जारी रखने की अनुमति होती है, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियों, बांधों, उद्योगों जैसी बड़ी परियोजनाओं की अनुमति इसमें नहीं दी जाती है। कोई भी व्यावसायिक गतिविधि आप वहाँ पर नहीं कर सकते होते हैं। जो स्थानीय समुदाय है वो वहाँ पर रह सकते होते हैं, तो उनके लिए छूट होती है, पर वो भी वहाँ पर लकड़ी नहीं काट सकते हैं या कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, व्यावसायिक गतिविधियाँ आदि नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र में ध्यान रखनी है। इसके बाद में 11वां प्रश्न आता है, ऐसा प्रश्न भी आपके ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाए तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मिर्च तीखी क्यों होती है। इस तरह के प्रश्न आते हैं जो कि हमने मैराथन क्लास में कंप्लीट रिवीजन वहाँ पर करा है। अगर आपके पास में सीरीज है तो वहाँ पर इसके कुछ और टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको जरूर से आप पढ़ लीजिएगा। इस टाइप का प्रश्न भी देखने को मिलता है। यदि सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, असंभव है, तो धरती कुछ साल गर्म रहेगी, मगर धरती पर रहने वाले प्राणी जल्द ही ठंड महसूस करने लगेंगे। 1 हफ्ते के अंदर वैश्विक जो तापमान है वो -17 डिग्री पहुँच जाएगा। 1 साल के अंदर -100 डिग्री पहुँच जाएगा। समुद्र की सतह पर बर्फ़ की मोटी चादर जम जाएगी, जो कि नीचे के पानी को हजारों साल तक पूरी तरह से जमने से रोक देगी, मतलब कि एक बैरियर बन जाएगा। और इसके लाखों साल बाद धरती का तापमान -400 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के स्थिर हो जाएगा। धरती के अंदर रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जीवित रहेंगे, जबकि सूर्य के हमेशा के लिए अस्त हो जाने के बाद में अधिकांश जीवों का जीवन बहुत ही अल्प समय का हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तत्काल बंद हो जाएगी। इससे बहुत से पेड़ पौधे 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएंगे। धीमे मोटाबॉलिज्म और स्थायी शुगर स्टोर के कारण बड़े जो पेड़ पौधे हैं वो कई दशकों तक जीवित रहेंगे। और इससे फूड चेन के बंद हो जाने से कई जीवों की नई जो प्रजातियां हैं वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी, नई प्रजातियां भी नहीं बनेंगी। मगर मृत जीवों पर निर्भर रहने वाले जानवर लंबे समय तक जीवित रहेंगे। जब तक ठंड से उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो जीवित रहेंगे। इंसान समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बियों में रहेंगे। इनके रहने का एक अच्छा विकल्प न्यूक्लियर और भूतापीय ऊर्जा वाले निवास होंगे। तो ये कुछ आपको संभावनाएं लिख देनी है अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। इसके बाद में 12वां प्रश्न देखिए, पर्वों पर जल दूषित न हो इसके लिए भावी शिक्षक होने के नाते आप क्या प्रयास करेंगे। तो ये अपने खुद के विचार लिखने वाला प्रश्न भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पर्वों पर हम जल को दूषित करने से बचाने के लिए जो बातें ध्यान में रखेंगे उनको आप लिख देंगे अपने मन से भी, पर एक बार हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि ऑफिशियली तौर पर अगर आपको आंसर देना है तो कैसा आपको देना है। थोड़ी थोड़ी बातें आपके दिमाग में रह जाएंगी। इसका आंसर देखिए, पर्वों का भारत जैसे राष्ट्र में काफ़ी महत्व है। यह लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। भारत में विभिन्न पर्वों के दौरान भगवान की मूर्तियों को जल में विस्तृत किया जाता है। ये मूर्तियाँ विभिन्न कृत्रिम रंगों से रंगयुक्त होती हैं, जो कि जल में घुल करके जल को प्रदूषित करती है। ये प्रदूषित जल मनुष्य के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए मूर्तियों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों को इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि जल को प्रदूषित नहीं करें। भावी शिक्षक होने के नाते हम ऐसे उपायों को प्रोत्साहित करेंगे। तो ये कुछ बातें आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में अगला 13वां प्रश्न आता है, जेंडर संवेदनशीलता के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसका आपको उल्लेख करना है। जेंडर संवेदनशीलता के विकास में शिक्षा की भूमिका, पहला बिंदु देखिए, सबसे पहले तो आपको हेडलाइन जरूर से बना देनी है जिस भी टॉपिक का आप आंसर देंगे। उसके बाद में पॉइंट्स बनाते हुए आपको लिखना है कि शिक्षा के माध्यम से भिन्न लिंग के प्रति जड़तावादी दृष्टिकोण को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा विपरीत लिंग के व्यक्तियों की आवश्यकताओं, रुचियों व दृष्टिकोण को समझने में सहायक होती है। तीसरा है, शिक्षा के माध्यम से भिन्न जो लिंग है इसके बालक बालिका परस्पर समझ विकसित कर पाते हैं
और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक जो मूल्य हैं इनको पुनर्स्थापित किया जा सकता है। समाज में कोई प्रथा है तो उसको अगर गलत है तो उसको बंद कर सकते हैं, या सही है तो उसका अगर अपन फ़ायदा ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें रहती है, सही गलत में फ़र्क करना सीख जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से अनावश्यक जो वर्जनाएँ हैं इनको समाप्त करके बालक बालिकाओं के लिए समान रूप से विकास और उन्नति के अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। शिक्षा समाज में लैंगिक जो संवेदनशीलता है इसके प्रचार प्रसार में सहायक हो सकती है। शिक्षा एकमात्र माध्यम है जो नागरिकों में नवीन विचारों को अपनाने में सहायक होती है, और शिक्षा महिला व पुरुषों को राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में भी समान अवसर प्रदान करने में सहायक होती है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में अगला 14वां प्रश्न आता है पोर्टफोलियो को लेकर के। पोर्टफोलियो में किस तरह से उपयोगी है, कोई 4 बिंदु लिखिए, बताने हैं आपको। तो पोर्टफोलियो वाला टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा। पोर्टफोलियो शिक्षक को बच्चों के कार्य के बारे में आकलन हेतु कई प्रकार से उपयोगी सिद्ध होता है, जैसे पूर्ण सत्र अथवा वर्ष में बच्चे के विकास व प्रगति को जानना, बच्चे का स्वयं के कार्य के बारे में स्व आकलन कर भविष्य में सुधार करना, शिक्षक विद्यार्थी व अभिभावक के मध्य बच्चे की प्रगति हेतु साझा प्रयास करना। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है कि शिक्षक व विद्यार्थी, शिक्षक व अभिभावक, शिक्षक व किसी पेशेवर व्यक्ति के बीच में बच्चों की जो उपलब्धि है, प्रगति है, समृद्धि है, इसके संबंध में संप्रेषण स्थापित करना। पांचवा बिंदु है बच्चों के दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, रुचि, सोच, सीखने के तरीके, प्रबलताओं, कमजोरियों, क्रिया कौशल, जांच पड़ताल के कौशल, विषय वस्तु को ग्रहण करने आदि के बारे में आकलन करना। तो ये सारी बातें यहाँ पर रहती हैं। और पोर्टफोलियो में बच्चे के केवल सर्वोत्तम कार्य को ही नहीं बल्कि आवश्यक रूप से उसके द्वारा किए गए सभी प्रकार के कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वर्ष भर बच्चे की सतत प्रगति के बारे में जानकारी व आकलन हो सके। इस हेतु निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया जा सकता है: अवलोकन टिप्पणी, प्रयोग टिप्पणी, फील्ड रिपोर्ट, साक्षात्कार, प्रश्नावली, रिपोर्ट, चित्र, तालिका, ग्राफ आदि काम ले सकते हैं। सर्वे फॉर्मेट ले सकते हैं। प्रतिवेदन, प्रगति आकलन ग्राफ ले सकते हैं। प्रतिक्रिया टिप्पणी व स्व आकलन टिप्पणी ले सकते हैं। सृजनात्मक कार्य आदि ले सकते हैं। तो ये कुछ बातें आपको पोर्टफोलियो के अंतर्गत में ध्यान रख लेनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न 15वां प्रश्न देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के आता है। पहले के पेपर्स में भी हमने इसको पढ़ा है, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आनी चाहिए सतत और व्यापक मूल्यांकन में। इसमें देखिए इससे आप क्या समझते हैं और इसकी अवधारणाओं को विशेषताओं के साथ में आपको वर्णन करना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि तकनीकी शब्दावली वैज्ञानिक सिद्धांतों, तथ्यों तथा नियमों के व्यवहारिक प्रयोग द्वारा परीक्षण मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है, जबकि सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वैचारिक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, निर्माण हेतु योग्यता आदि गुणों को मूल्यांकित किया जाता है। सत्रांत पर होने वाले मूल्यांकन में कई प्रकार के दोष होते हैं, जिनका निवारण सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन को सामान्यतः आंतरिक मूल्यांकन के रूप में भी देखा जाता है। यह मूल्यांकन उन शिक्षकों के द्वारा किया जाता है जो उस विषय का शिक्षण करवा रहे होते हैं, उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं तथा बालक के साथ में प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। तो ये भी जरूरी रहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। और इसकी जो बेसिक बातें हैं वो आप जानते ही हैं कि सत्र पर्यंत मूल्यांकन होता है, लगातार मूल्यांकन होता है, अलग अलग तरीके होते हैं मूल्यांकन के। वो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं कि आप प्रत्यक्ष ले सकते हैं, अप्रत्यक्ष ले सकते हैं, लिखित में ले सकते हैं, सैद्धांतिक या मौखिक ले सकते हैं। तो वो मूल्यांकन सारा चीज़ें रहती हैं। और इसमें देखिए यह मूल्यांकन सत्र के दौरान लगातार चलता रहता है तथा बालक शैक्षणिक उपलब्धियों को मूल्यांकित करता रहता है। इस प्रकार से बालक अपनी उपलब्धियों का लगातार मूल्यांकन करते हुए पृष्ठपोषण प्राप्त करता है और परिणाम स्वरूप अंतिम परीक्षा की तैयारी अच्छी करने में उसको सफलता मिलती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से व्यक्तित्व के सभी क्षेत्रों को शैक्षिक प्रयोगों की सीमा में लाया जा सकता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। अब अपन बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताओं को लेकर के। पहली विशेषता देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में बालक निरंतर अध्ययनशील रहता है, सत्र पर्यंत और रटने के स्थान पर समझने की योग्यता में वृद्धि के लिए प्रयास करता है। दूसरा बिंदु, सतत और व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता बालक की शैक्षिक उपलब्धियों एवं योग्यताओं का उचित प्रकार से मूल्यांकन करता है तथा उसकी प्रगति एवं विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उसका मार्गदर्शन करता है। तीसरा बिंदु, सतत और व्यापक मूल्यांकन के दौरान अवसर कारक चांस जो फैक्टर है वो समाप्त हो जाते हैं तथा अच्छे बालकों को ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। चौथा बिंदु, सतत और व्यापक मूल्यांकन के परिणाम विश्वसनीय होते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन से शिक्षा का गुणात्मक विकास संभव होता है। छठा बिंदु, सतत और व्यापक मूल्यांकन के योग्य बालकों को प्रगति के अवसर भी शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन में इधर ध्यान रखनी है। और अब अपन बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के दोष को लेकर के कि क्या क्या दोष इसके अंतर्गत रहते हैं। पहला दोष देखिए,
पहला दोस्त देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन केवल उन्हीं दशाओं में लागू किया जा सकता है जहां पर शिक्षक छात्र अनुपात कम होता है, क्योंकि संख्या ज़्यादा रहेगी तो प्रत्यक्ष एक या फिर सत्र पर्यंत मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं रहेगा। फिर तो सैद्धांतिक एक परीक्षा आयोजन से ही सारा मामला सही होएगा। और दूसरा यहाँ पर दोष रहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में समय और धन दोनों अधिक लगते हैं, क्योंकि पूरे सत्र पर्यंत मूल्यांकन चलता रहता है तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया रहती है। तीसरा बिंदु, सतत और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से सामान्यतः वे बालक अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं जो सिफारिशी होते हैं। तो अगर आपकी शिक्षक से अच्छी जान पहचान है तो आपके ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। अगर किसी विद्यार्थी की शिक्षक से माथापौड़ी चल रही है तो फिर वो उसको कम नंबर देगा शिक्षक। तो ये भी काफ़ी रहता है कि सिफारसी बालकों को ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। चौथा बिंदु देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में शिक्षकों को पक्षपात करने के पूरे अवसर मिल पाते हैं कि अपना कोई जान पहचान का तो उसको ज़्यादा नंबर दे देंगे। अगर कोई उत्पात करने वाला बच्चा है तो फिर उसको कम नंबर मिल सकते हैं। तो ऐसा पक्षपात करने का पूरा अवसर मिल सकता है शिक्षक को इसमें। और सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली भाई भतीजावाद से प्रभावित रहती है। मतलब कोई रिश्तेदार है तो उसको अच्छे नंबर, उसको पूरी शाबाशी, और अगर कोई ऐसा नॉर्मल बच्चा है तो उसके साथ में हो सकता है ज्यादती करी जाए। तो वो सारी चीज़ें सतत और मूल्यांकन में हो सकती हैं। और इस प्रणाली में सभी आपसी सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते हैं। सभी पूरी सारी प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लंबी प्रोसेस रहती है। पूरे सत्र पर्यंत आपका मूल्यांकन होता रहता है, आपकी जांच होती रहती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, मौखिक लिखित रूप में, तो अलग अलग सारा काम रहता है। तो ये कुछ दोष आपको लिख देने हैं। इसके बाद में अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न निर्माण में ध्यान रखने योग्य बिंदुओं का आपको वर्णन करना है। प्रश्न निर्माण में ध्यान रखने योग्य बिंदु प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें देखिए, पहला बिंदु आता है प्रश्नों की भाषा सरल, बोधगम्य और स्पष्ट हो। विभिन्न उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न बनाए जाएं और अंकन किया जाना चाहिए कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, कितना उसमें मैटर लिखना है। तो सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड रहती है। आपके एग्जाम्स में आपने ये ऑब्जर्वेशन करा होगा। आगे देखिए, प्रश्न पत्रों के निर्देश स्पष्ट होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सारे नंबर, किस प्रश्न में कितना उत्तर लिखना है, क्या मामला है, सारा पहले से निर्देश डिसाइड होंगे। प्रश्न पत्र की जो उत्तर तालिका है वो भी पहले से बनाई जाएगी। वैकेंसीज एग्जाम में आप देखते हैं, और उत्तर सीमा उसकी स्पष्ट होएगी। ये भी बात सही है। विभेदकारिता, कठिनाई स्तर निर्धारण हेतु व्यवस्था, अर्थात तीनों स्तर के बालकों, प्रतिभावान, मध्यम, पिछड़े के लिए प्रश्न पत्र का स्थान होएगा। आप एग्जाम में ऑब्जर्व करते हैं कि 5-7 प्रश्न ऐसे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सरल रहते हैं, और कुछ 5-7 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो मीडियम मीडियम रहते हैं, आपको आधा आधा उत्तर उनको आ रहा होता है। और कुछ 5-7 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे होते हैं। तो ये प्रतिभावान, मध्यम और पिछड़े तीनों वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपका पेपर डिजाइन करा जाता है, ताकि नॉर्मली आप अपना पेपर पास कर सकें, कोई दिक्कत समस्या आपको ना आए। और प्रश्न पत्र का जो विश्लेषण है, इसको सुधार प्रस्तावित किए जाने चाहिए। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रख लेने हैं। इसके बाद में अगला 17वां प्रश्न आता है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं इनका आपको वर्णन करना है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने बच्चों के विभिन्न आयु वर्ग के बीच में मानसिक विकास की क्रमिकता को देखा परखा और उसे 4 चरणों में विभाजित किया, जो कि निम्न प्रकार है। आगे अपन बात करते हैं सबसे पहली अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या फिर गतिवाही अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बच्चा केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ही ज्ञान अर्जित करता है। यह अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक आयु तक की रहती है, जिसमें बच्चा इंद्रियों के जरिए वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों व गंध आदि का अनुभव प्राप्त करते हैं। बाहरी वातावरण और उसकी इंद्रियों के मध्य पारस्परिक आदान प्रदान होने से इस चरण में मानसिक क्रियाएं घटित होती हैं। भाषा के बिना वह अपने अनुभवों को इंद्रियों द्वारा व्यक्त करता है, जैसे वस्तुओं को टकटके लगा करके देखना, भूख लगने पर रोना आदि बच्चा करता है। जन्म से 2 वर्ष की यहाँ पर बात हो रही है, संवेदी पेशीय गामक अवस्था की बात हो रही है। तो इसमें आपको वस्तुओं में को टकटके लगा करके देखना, भूख लगने पर रोना आदि कार्य लिखने हैं। ये सभी क्रियाएं उसकी बौद्धिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये पहली अवस्था हो गई है। दूसरी अवस्था की बात करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, ज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था है वो 2 से 6 वर्षों की रहती है, और इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित न होकर के दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। बच्चे की पहचान क्षमता में परिवर्तन आने लगता है, शब्द ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। अब वह स्वयं भी शब्दों का प्रयोग करने लगता है, परंतु उसे कार्य कारण संबंध तथा तार्किक चिंतन का ज्ञान नहीं होता है। इस उम्र के बालक खिलौनों को वास्तविक मानते हैं तथा तरह तरह की बिना सिर पैर वाली बातें करते हैं। अकेले बैठे घंटों अपने से बातें करते हैं। पियाजे ने इसे कलेक्टिव मोनोलॉग भी कहा है, कलेक्टिव मोनोलॉग। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में तीसरी अवस्था आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। बच्चे की यह अवस्था
11 से 17 वर्ष की होती है। इस काल में विभिन्न मानसिक परिवर्तन आते हैं कि वस्तुओं के बीच में पहचान स्थापित कर लेता है, चिंतन क्रमबद्ध और तर्कसंगत होता है, चीज़ों को पहचानने लगता है, जानने लगता है, वस्तुओं के बीच में समरूपता, संबंध, दूरी, विसंगति को समझने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें समझने लगता है, वस्तुओं का विभेदीकरण करने लग जाता है। तो ये कुछ बातें हो गई हैं। अतः अब उसमें यह समझ विकसित हो गई है कि कोई वस्तु किसी से कितनी अधिक या कम दूरी या भारी हल्की होती है, दूसरी भी उसी हिसाब से दूरी या वजन रखती है। वह वस्तुओं के मूर्त रूप पर विचार आरंभ कर देता है। इस प्रकार से 11 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते बालक मानसिक विकास की काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त कर लेता है। तो ये बिंदु हो गया है। चौथी अवस्था देखिए फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें देखिए ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था का समयकाल 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में होता है। बालकों में इस अवस्था के मानसिक विकास संबंधी मुख्य बातों को निम्न रूप से समझा जा सकता है। पहला बिंदु देखिए, सभी प्रकार के संप्रत्यों का समुचित विकास हो जाता है। भाषा संबंधी योग्यता व संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता विकसित हो जाती है। स्मरण शक्ति रटने पर आधारित न होकर के तर्क और समझ पर आधारित होने लगती है। और आगे देखिए चिंतन अब मूर्त नहीं रहता है और अमूर्त चीज़ें भी बच्चा सोचने लगता है, कल्पना करने लग जाता है। वस्तुओं के स्थूल रूप का अब चिंतन प्रक्रिया के लिए उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं होता है कि आपके सामने यह जरूरी नहीं है कि हाथी की बात आ रही है तो हाथी कल्पना कर लेगा कि हाथी कैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें। अब बच्चा जब दूसरी और पहली स्टेज में था तो उसके सामने खड़ा करेंगे तभी वो पहचानेगा, पर यहाँ पर आते आते क्या रहेगा कि बच्चा कल्पना करना सीख जाएगा, उसको अमूर्त चीज़ें भी समझ में आने लग जाएंगी। कल्पना शक्ति में सृजन और निर्माण कार्य के लिए अच्छी तरह उपयोग में लाया उसको जा सकता है। समस्या समाधान योग्यता का उचित विकास भी इसमें हो पाता है। फलस्वरूप इस आयु के बालकों में समस्या का उचित विश्लेषण करके उसकी संभावित हल की खोज करने की क्षमता उसमें पैदा हो जाती है। प्रयास व त्रुटि विधि के नाम पर बौद्धिक जो शक्तियाँ हैं इनके प्रयोग द्वारा सीखने की क्षमता विकसित हो जाती है। संश्लेषण, विश्लेषण, सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधित उच्च मानसिक क्षमताओं का समुचित विकास हो जाता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 18वां प्रश्न। देखिए इजी प्रश्न है कि शिक्षण में सहायक दृश्य श्रव्य साधनों का आपको वर्णन करना है। इसमें देखिए दृश्य साधन, पहला साधन आता है विजुअल एड्स, श्यामपट्ट। ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट शिक्षक का सर्वोत्तम साथी है, शिक्षक का मित्र भी आप इसे कह सकते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत में दुर्भाग्य से अभी यह सबसे अधिक उपेक्षित उपकरण है। विद्यालय भवन बनाते समय श्यामपट्ट के स्थान को निर्धारित नहीं किया जाता है और न ही उसकी हालत सही है। भारत में चौक बोर्डों का अधिक प्रयोग होता है। ये काले, हरे, पीले रंग के होते हैं। शिक्षक महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखने का काम करते हैं। प्रत्येक कक्षा में श्यामपट्ट होना परम आवश्यक है। यह शिक्षक के व्यक्तित्व का दर्पण है। शिक्षण को रोचक और आकर्षक बनाने में श्यामपट्ट विशेष रूप से सहायक होता है। तो ऐसी कुछ बातें आप श्यामपट्ट में लिख देंगे। दूसरा यहाँ पर आता है बुलेटिन बोर्ड। इसका प्रयोग कक्ष के बाहर विद्यार्थियों की सूचना के लिए विभिन्न प्रकार की लिखित और चित्रात्मक मुद्रित सामग्री को भली भांति प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाता है और बुलेटिन बोर्ड में सूचनाएं डाली जाती है। फ्लैनल बोर्ड आता है तीसरे नंबर पर। फ्लैनल बोर्ड यह लकड़ी का प्लाईवुड का बोर्ड होता है जिस पर फ्लैनल का कपड़ा लगा होता है, जिसमें ऊन के रेशे होते हैं जो खुरदरे होते हैं। इसी प्रकार जब इसे किसी अन्य खुरदरे तल या टुकड़े से मिलाया जाता है तो दोनों टुकड़े चिपक जाते हैं। चिपकने वाले दूसरे जो टुकड़े हैं इस पर लिखा जाता है और चित्र बनाया जाता है। तो फ्लैनल बोर्ड के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है और एटलीस्ट अगर बातें याद नहीं रहती है तो नाम इनके जरूर से याद रख लेने हैं। इसके बाद में चौथा नंबर पर आता है वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थ से तात्पर्य मूल वस्तुओं से है, वास्तविकता से है। वास्तविक पदार्थ बालकों की इंद्रियों को प्रेरणा देते हैं। वास्तविक पदार्थों में छात्रों को रुचि और आनंद उत्पन्न होता है। अतः यहाँ तक संभव हो सके वास्तविक पदार्थों को ही दृश्य सामग्री के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो वास्तविक पदार्थ लिखने हैं। 5वें नंबर पर चित्र आपको ध्यान रखना है कि वस्तुओं या घटनाओं के प्रत्यक्ष विकल्प के रूप में चित्र एक सुलभ और सस्ता साधन होता है पर्यावरण अध्ययन का। शिक्षक उचित चित्रों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी तथा सुस्पष्ट बना सकता है। पर्यावरण में किसी पेड़ के बारे में बात हो रही है, किसी यहाँ पर जल नदी के बारे में बात हो रही है, किसी ज्वालामुखी के बारे में बात हो रही है, तो वो सब चीज़ें एक मॉडल लाने में काफ़ी खर्चा रहेगा या प्रत्यक्ष लाने में काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी, पर उनका चित्र आप इजीली ला सकते हैं और वो सस्ता साधन भी रहता है और सुलभ तरीके से उसको आप उपस्थित कर सकते हो। और अगला यहाँ पर 6ठे नंबर पर ग्राफ ध्यान रखना है कि ग्राफ का भी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में अपना एक महत्व है।
ग्राफ के प्रयोग से बालकों को अनेक विषयों का ज्ञान सरलतापूर्वक हो सकता है। 7वें नंबर पर है समय रेखा। समय रेखा इस प्रकार से ऐसे रेखा ग्राफ का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सरल रेखाओं के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं के तारतम्य घटने के समय तथा अंतराल को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और अगला यहाँ पर 8वें नंबर पर चार्ट है। तो चार्ट के माध्यम से भी आपके पर्यावरण अध्ययन में काफ़ी महत्व रहता है चार्ट का। ये चार्ट बनाए बाजार में भी उपलब्ध रहते हैं या इनका निर्माण भी किया जा सकता है। यह चार्ट वृक्ष की आकृति वाले समय चार्ट, प्रवाह चार्ट, तालिका चार्ट, समस्या चार्ट, चित्रात्मक चार्ट आदि विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो ये चार्ट के कुछ प्रकार भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में 9वें नंबर पर है मानचित्र की भी सहायता ले सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में इन बिंदुओं को अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध पृथ्वी के विभिन्न स्थानों से या क्षेत्रों से हो, जैसे कोई घटना पृथ्वी के किस भाग में घटित हुई है, कोई वस्तु विश्व के किस स्थान पर मिलती है इत्यादि को मानचित्रों की सहायता से पढ़ाया जा सकता है। और मानचित्र जो है वो प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसके बाद में 10वें नंबर पर आता है ग्लोब। ग्लोब के अंतर्गत देखिए मानचित्र की सहायता से हम पृथ्वी और उसके भागों की स्थिति से परिचित होने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं, परंतु इससे पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप का आभास नहीं होता है। उसमें ग्लोब मदद करता है। गोल गोल घूमने वाली पृथ्वी जैसे आकार रहता है छोटा सा, तो ग्लोब आप ध्यान रखिएगा। आरेख या रेखा चित्र ये रेखाओं या प्रतीकों के माध्यम से बनाई हुई ऐसी आकृतियाँ होती हैं जो अपने चित्र या संकेतात्मक भाषा द्वारा विषय वस्तु की अभिव्यक्ति को काफ़ी इसमें सहायक सिद्ध होती है। इसके प्रयोग में लाने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें प्रयुक्त संकेतात्मक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को ठीक तरह से समझ में आ जाए। तो आरेख और रेखा चित्र नाम ध्यान रखना। अगला यहाँ पर है व्यंग्य चित्र। व्यंग्य चित्र जिसमें ऐसी सामग्री होती है जो व्यंग्य के माध्यम से जीवन की कठोर वास्तविकताओं, समस्याओं और उनके हल को प्रभावशाली तरीके से सामने रखने में सक्षम होती है। इनको प्रयोग में अधिक खर्चीला भी नहीं होता है क्योंकि ये आसानी से अखबारों एवं पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त हो सकते हैं। व्यंग्य चित्र जो कार्टून टाइप चित्र आते हैं ना, उनको आप कह सकते हैं। इसके बाद में पोस्टर की बात करते हैं। चित्रों में वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, घटनाओं से संबंधित ऐसी चित्रात्मक अभिव्यक्ति होती है जो किसी विशेष संदेश या अपील को समाज या दर्शकों के सामने बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से रखने की क्षमता रखती है। अगला यहाँ पर मॉडल के बारे में। मॉडल वास्तविक पदार्थों की प्रतिकृति होते हैं। इसका प्रयोग तभी करते हैं जब वास्तविक वस्तु तथा कक्ष में न लाई जा सके अथवा उपलब्ध न हो। कभी कभी नमूने वास्तविक पदार्थों में भी अच्छे होते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में प्रक्षेपी साधन प्रोजेक्टिव एड आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं कि एपीडाई, स्कोप या प्रोजेक्टर, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर, स्लाइड, फिल्म ट्रिप्स प्रोजेक्टर, शिरोपरि प्रोजेक्टर, अपारदर्शी प्रोजेक्टर आदि आप ले सकते हैं। दृश्यात्मक जो सामग्री है इसको पर्दे पर बड़े रूप में दिखाया जाता है। स्लाइड या फिल्म स्ट्रिप्स प्रोजेक्टर में केवल पारदर्शी पदार्थों को ही पर्दे पर प्रक्षेपित किया जा सकता है, जबकि स्पीडाई, स्कोप तथा अपारदर्शी प्रोजेक्टर से चित्र, ग्राफ, मानचित्र, रेखाकृतियाँ मुद्रित हस्तलिखित सहायता के बिना स्लाइड बना करके पर्दों पर दिखाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मॉडल, नमूने, वास्तविक पदार्थ आदि पर्दों पर किया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर इसमें ध्यान रखनी है। और अब बात करते हैं श्रव्य साधनों में, ऑडियो एड्स में। रेडियो का जन्म 1985 में हुआ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। रेडियो द्वारा दूर दूर रहने वाले बालकों को एक ही साथ में आधुनिकतम घटनाओं तथा नवीनतम सूचनाओं से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर वार्ताएं और भाषण सुनने को मिलते हैं। ऑडियो के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद में टेप रिकॉर्डर का नाम आता है। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में बहुत उपयोगी उपकरण है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी ध्वनि को किसी भी समय भर करके वापस से सुन सकता है। टेप रिकॉर्डर मतलब रिकॉर्ड कर सकता है अपनी वॉइस को और जब चाहे सुन सकता है। तीसरे नंबर पर ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन। ये क्या रहते हैं? उपयोगी उपकरण हैं। इस तरह से आपको सभी में लिखना है कि उपयोगी है। और ग्रामोफोन द्वारा बालकों को भाषण, देशभक्ति के गाने आदि शिक्षा दी जाती है। लिंग्वाफोन द्वारा बालकों के उच्चारण आदि को शुद्ध कराने की शिक्षा दी जाती है। सभी में आप कॉमन चीज़ें देख रहे हैं कि यह भी पर्यावरण के लिए उपयोगी है। इस तरह की कुछ बातें तो आप सब में लिख ही देंगे। थोड़ा सा निबंधात्मक प्रश्न है तो उस तरह से थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना है, 4-5-6 पेजों में भरने की कोशिश करनी है। तो उस हिसाब से आपके लिए ये सारी लाइनें मैंने मेंशन करी है। तीसरे नंबर पर आता है ऑडियो विजुअल एड्स। यहाँ पर दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य साधन में चलचित्र या फिर फिल्म की बात होती है, तो इस पर दृश्य श्रव्य साधनों में इसका आता है नाम। और क्योंकि इस साधन में किसी फिल्म को प्रोजेक्टर की सहायता से इस पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है और दृश्य के साथ में फिल्म पर रिकॉर्ड भी की गई जो संबंधित आवाज़ है वो भी सुनाई जाती है। दूसरे नंबर पर वीडियो के बारे में ध्यान रखना है। वीडियो में देखिए यह एक बहुत ही सशक्त, प्रभावशाली दृश्य श्रव्य साधन है और उपकरण का प्रतिनिधित्व भी करता है। इससे अध्यापक अपने इच्छानुसार अपने समय को
समय का सही उपयोग कर सकता है, समय से इसका उपयोग कर सकता है। कंप्यूटर की बात आती है तो इसकी गिनती सबसे अधिक विकसित दृश्य सर्वे जो शिक्षण साधन है इनके उपकरणों में की जाती है। टेलीविज़न की बात आती है तो रेडियो तथा टेप रिकॉर्डर के द्वारा ये केवल सुनकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जबकि टेलीविज़न पर प्रसारित कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रमों की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और आगे देखिए, प्रश्न निर्माण के लिए उपयोगी बातें हमने वहाँ पर ध्यान दी थी कि प्रश्न निर्माण आपको कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। प्रश्न को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो प्रतिभाशाली बच्चे भी करें और उसको जो मध्यम बच्चे हैं वो करें, और जो सबसे कमज़ोर बच्चे हैं वो भी उसको संभाल सकें। तो ऐसी कुछ बातें हमने पहले डिस्कशन कर ली है पहले प्रश्न में उधर। और अब एक प्रश्न आपके प्रश्न निर्माण को लेकर के इस तरह का भी बन सकता है कि प्रश्न निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है इसको विस्तार पूर्वक आपको बताना है। तो ऐसा प्रश्न भी महत्वपूर्ण आपके रहता है। इस प्रश्न में देखिए, प्रश्न पत्र का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इकाई समाप्ति के पश्चात सत्र, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में समेकित मूल्यांकन हेतु यह जानना आवश्यक होता है कि विद्यार्थी की समग्र रूप से उपलब्धि क्या हुई है। इसके लिए विद्यार्थियों की परीक्षा प्रश्न पत्रों के माध्यम से करवाई जाती है। इन परीक्षण को उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं और प्रश्न पत्र एक मानक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में देखिए, प्रश्न पत्र निर्माण के मुख्य चरण की अपन बात करते हैं। पहला चरण आता है प्रश्न पत्र निर्माण के लिए डिजाइन तैयार करना। इसमें पहला बिंदु आता है उद्देश्यों की दृष्टि से अंक भार। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग, क्रियात्मक पक्ष के कौशलों के उद्देश्यों का मापन किया जाता है और सामान्यतः निर्धारित अंक भार निम्नलिखित होता है। ज्ञान 20% से 30% तक, अवबोध 30% से 40% तक, ज्ञानोपयोग 20% से 30%, कौशल 10% से 20%। तो इस तरह से इनका सबका समावेश प्रश्न पत्र निर्माण में रखा जाता है। अगला बिंदु है विषय वस्तु की दृष्टि से अंक भार। विषय वस्तु की दृष्टि से अंक भार भी देंगे। सामान्यतः यह अंक भार इकाईवार पाठ्यक्रम में दिया जाता है। यदि यह नहीं दिया गया है तो इकाई में दी गई विषय वस्तु की मात्रा के अनुसार इकाई भार निर्धारित करना चाहिए। साथ ही प्रश्न बनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि यहाँ जहाँ तक संभव हो प्रश्न पूरी इकाई पर ही आधारित हो, न कि इकाई के केवल एक बिंदु पर। ओवरऑल आपके पूरे यूनिट को कवर करते हुए प्रश्न निर्माण करा जाता है। और तीसरा बिंदु देखिए, प्रश्नों के आकार, प्रकार और इनकी जो दृष्टि है इसके आधार पर अंक भार। प्रश्न 4 प्रकार के हो सकते हैं: बहुविकल्पी, अतिउतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। 4 प्रकार ध्यान रखने हैं। प्रश्न पत्र में संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है इसके ऊपर प्रश्न होने के नाते इन प्रश्नों की संख्या क्रमानुसार घटते क्रम में होनी चाहिए और अंक भार इसके विपरीत क्रम में होना चाहिए। तो अंक भार को लेकर के ये बातें हो गई हैं। और विकल्प योजना रहेगा। पाठ्यक्रम में इकाइयों की एक निश्चित संख्या होती है, इसके अनुरूप प्रश्न पत्र में इकाईवार प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने हेतु विद्यार्थियों को कुल प्रश्नों में कुछ प्रश्नों के उत्तर देना, समग्र विकल्प, प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प देना और इसके बारे में न्यायोचित निर्णय आवश्यक हो जाता है। कठिनाई स्तर के अनुरूप अंक भार की बात करते हैं तो प्रश्न पत्र निर्माण करते समय योग्यता अनुसार विभेदीकरण करते हुए तीनों प्रकार के सरल, औसत और कठिन जो प्रश्न हैं ये होने चाहिए। यह प्रश्न निर्माणकर्ता के अनुभव पर निर्भर करता है। तद अनुसार अंक भार सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। कभी कभी सरल तथा औसत कठिनाई वाले प्रश्नों के साथ में ज्ञानोपयोग का प्रश्न रखने पर कुछ प्रश्नों को कठिन मानना सही नहीं होता। यह आवश्यक है कि कठिन प्रश्न भी पाठ्यक्रम पर आधारित हो। इनका अंक भार 15% से 20% से अधिक इनका नहीं होना चाहिए। तो ये सी कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनुमानित समय, तो सभी प्रश्नों का समय भी डिसाइडेड रहता है कि कितने टाइम में आपका ओवरऑल पेपर कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मल टाइम 3 घंटे का टाइम एक प्रश्न पत्र में मिलता है और निर्माणकर्ता को प्रत्येक उत्तर के लिए समय सुनिश्चित करना होता है। न तो प्रश्न पत्र इतना लंबा हो कि अधिकतर विद्यार्थी निर्धारित समय में उत्तर ना दें और न ही इतना छोटा हो कि विद्यार्थी समय से पूर्व ही हल कर दे। तो 3 घंटे का समय है, तो उसी हिसाब से आपके प्रश्न पत्र का निर्माण करा जाता है। प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट। प्रश्न पत्र का जो ब्लूप्रिंट है वो त्रिआयामी सारणी के रूप में होता है। उद्देश्यों का अंकभार होता है, विषय वस्तु और इकाइयों पर अंकभार होता है, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पे अंकभार होता है। तो 3 यहाँ पर त्रिआयामी सारणी के रूप में होएगा। और ब्लूप्रिंट बनाने के कुछ चरण भी रहेंगे। तो चरणों में आपको यहाँ पर बातें ध्यान में रखनी है कि सारणी में सबसे ऊपर परीक्षा का नाम, विषय, समय, पूर्णांक, प्रश्न पत्र, नोट आदि लिखे जाएंगे। सारणी में बाईं और ऊर्ध्वाधर कॉलम में इकाई को क्रमानुसार लिखेंगे। सारणी के क्षैतिज कॉलम में विभिन्न उद्देश्य लिखे जाएंगे। प्रत्येक उद्देश्य के कॉलम में विभिन्न प्रश्न पत्र कॉलम में बांटा हुआ रहेगा। प्रत्येक इकाई से संबंधित जो उद्देश्य हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को इस सारणी में प्रदर्शित किया जाएगा और उसके लिए कोष्टक में प्रश्न संख्या और उसके
बाहर उसके अंक भी डाले जाएंगे। ये बिंदु हो गए हैं और इसके बाद में आगे वाले बिंदु आते हैं कि उन प्रश्नों में जिनमें विकल्प दिया जाना है उनके साथ में निशान लगा देंगे। सारणी के अंतिम ऊर्ध्वाधर कॉलम में अंकों का योग लिखेंगे। सारणी के अंतिम क्षैतिज जो कॉलम है इसमें अंकों का योग, कोष्टक में प्रश्नों की संख्या और तदनुसार उसका योग भी लिखेंगे। तो ये सारणी आप यहाँ पर देख लीजिए, चित्र में देख रहे हैं। इस तरह का आपके ब्लूप्रिंट तैयार होता है प्रश्न पत्र बनाने को लेकर के। अब अपन बात करते हैं दोस्तों 20वें प्रश्न के ऊपर। अंतर स्पष्ट करने को लेकर के प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाता है कि 2-4 टॉपिक्स आपको इस तरह से दे देंगे और उनमें अंतर आपको स्पष्ट करने को कहा जाएगा। जैसे सबसे पहले आता है औपचारिक और अनौपचारिक आकलन में, दूसरा है फॉर्मेटिव और सम्मेटिव आकलन में, तीसरा है स्व मूल्यांकन और सहपाठी द्वारा मूल्यांकन में आपको अंतर बताना है। तो तीनों टॉपिक्स के बारे में आपको लिखना होगा, निम्न में अंतर बताइए। इस तरह का प्रश्न भी निबंधात्मक आता है, तो आप ऐसे अंतर वाले टॉपिक्स को जरूर से पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक आकलन को लेकर के। पहला बिंदु है औपचारिक आकलन। औपचारिक जो मौखिक लिखित जांच औपचारिक आकलन के अंतर्गत आते हैं। छात्रों को जांच के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाता है। दूसरा है अनौपचारिक आकलन। स्वाभाविक अनौपचारिक स्थिति में और बच्चों को बिना सूचित किए खेल के मैदान कक्षा में उनका अवलोकन करके व्यवहार देखना और लिखा जाता है। यह एक अनौपचारिक आकलन रहता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है फॉर्मेटिव और सम्मेटिव आकलन। फॉर्मेटिव आकलन, इसमें तत्काल पृष्ठ पोषण दिया जाता है, निदान के बाद में इसमें उपचार दिया जाता है। दूसरा है सम्मेटिव आकलन, जबकि सम्मेटिव आकलन में अवधारणा, अभिवृत्ति और मूल्यों की परख की जाती है तथा ज्ञान व समझ में व्याप्त दूरी पता की जाती है। तो ये सम्मेटिव आकलन हो गया है। स्व मूल्यांकन और सहपाठी द्वारा मूल्यांकन की बात करते हैं तो स्व मूल्यांकन में देखिए सबसे पहले खुद का मूल्यांकन खुद के द्वारा, विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम के बारे में पसंद नापसंद लिखवाना, कठिनाई वाले क्षेत्र लिखवाना और इनसे अपने डायरी में अवबोध संबंधित कमजोरियां लिखवाना तो स्व मूल्यांकन हो गया है। अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता की भावना का विकास होना और विद्यार्थियों द्वारा निम्न मार्गदर्शन किया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं। और सहपाठी द्वारा जो मूल्यांकन होता है जिसमें अपने साथ पढ़ने वाला जो अपने समूह का लड़का है या लड़की है तो वो अपना मूल्यांकन करे। तो सहपाठी मूल्यांकन के साथ में चर्चा से सुधार आता है, उनके साथ में अंतःक्रिया करके वार्तालाप कौशल चलता है और जाने अनजाने में मूल्यांकन होता रहता है। शिक्षक स्वस्थ वार्तालाप पर नज़र बनाए रखता है। तो ये सारे बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आई होप दोस्तों पर्यावरण जो पेपर है वो किस प्रकार का आता है, उसके प्रश्नों का कठिनाई लेवल कैसा रहता है, इन सब बातों को आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। इस मॉडल पेपर में से भी एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न आपके आ सकते हैं, पर सिर्फ इसी पर डिपेंडेड आपको नहीं रहना है। अपनी मैराथन क्लास जरूर से देखनी है। उस एक क्लास में से ही आपका पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट रिवाइज हो जाने वाला है और सभी महत्वपूर्ण आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर उसी में हो जाने वाले हैं जैसा बाकी पेपर्स में होते आ रहे हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अब तो नए क्या है, आप तो लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।